हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंघाटिया और आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसका नेम है कानून और सामाजिक न्याय। क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में एक कमीज अध्याय याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाजारों की श्रृंखला जिस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है, इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड्स के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। लोगों की इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार के अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार तो वे मजदूरों को उनका हक भी नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले और उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का भी शोषण न हो। तालिका संख्या 1 के विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उनमें से दिए गए कॉलम 2 और 3 में बताया गया है कि ये कानून क्यों और किसके लिए ज़रूरी है। कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली खानों को भरें। तो चलिए ये स्वतः आप कीजिएगा। देखिए, कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्यवाही के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह जरूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने और लागू करने और कायम कर रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 की रात में 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने लगी। यह बेहतर जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे, भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। 3 दिन के भीतर 8000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों
के लोग थे, उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियां और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। देखिएगा यहाँ पर किस तरह की अजीब सी विकृति वाली एक लड़की दिखाई गई है। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन, देखिए ये आंदोलन भी हुआ था उस समय, सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है। लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे हैं। यहाँ पर देखिए, 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी विकसित देश में काम करें, तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकते हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिक कारखाने के लिए रात की पाली में मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के फर्क जानने के लिए नीचे पड़े। पश्चिमी वर्जीनिया में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतना भारी फर्क क्यों है, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा मिल जाता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों और कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी?
पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाकों में खोलने पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहें। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और बढ़ गई है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। देखिएगा, 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। चाहे नदियाँ हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। देखिएगा, थोड़ा पीछे चले गए हैं। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखानों से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हों, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा और इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं जो है वो लागू करें। आगे बात करते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसलिए कि चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखें। यानी नए सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो तो उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों के जनहित के लिए दबाव डाला है, लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण को सुविधा जो है सबको मिले और इसी तरह मजदूर अधिकारों के क्षेत्र में भी अपनी
अभी जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। तो चलिए जो अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं वो PDF के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए जो प्रश्नोत्तर हैं देख लेते हैं। 2 मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेतों, फैक्ट्री, चलिए ये आप खुद करेंगे, किसी भी मजदूर से आप बात कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, विदेशी कंपनियों को क्या क्या फ़ायदे हैं देख लेते हैं। एक तो भारत में सस्ता श्रम मिलता है और सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध होती है, विशाल बाजार उपलब्ध होता है। भारत में उदार और अनुकूल सरकारी नीतियों का फ़ायदा उन्हें मिलता है जिससे उनका लाभ बढ़ता है। सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करने पर भी कम खर्च वहां पर आता है। क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है क्योंकि पीड़ितों को घटना के 24 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं, यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वे यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं। आगे देखिएगा, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानून केवल बनाए न जाए बल्कि उनको व्यवहार में भी लाना ज़रूरी है। लागू करने की जिम्मेवारी, देखिए कानून बनाने का काम तो विधायिका का है, लेकिन कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका यानी कि सरकार का होता है। और कानून को व्यवहार में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कानूनों को जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक बनाए गए कानूनों का कोई महत्व ही नहीं है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कानून के लागू होने से ही उनके हितों की रक्षा होगी। कानून लागू करके ही सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण दे। देखिए, कानून के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार से बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पहला तो चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने के लिए कानून बनाया गया है। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कानून आवश्यक वस्तुओं की कीमतों जैसे चीनी, दाल, तेल, अनाज आदि को नियंत्रण में ले रखा है। मतलब ये सब इनका जो रेट है उनको नियंत्रण में रखता है। अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करते हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाइए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि एक मजदूर की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नए स्थान पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नई जगह पर जाकर बसने में दिक्कत आएगी, आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा, बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी क्योंकि नई जगह पर शिक्षा की सुविधा किस प्रकार है यह बात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नए स्थान पर उपलब्ध परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार सुविधा कैसी है, यह बात भी मजदूरों की ज़िंदगी को डेफिनेटली प्रभावित करेंगी। इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए सरकार की विभिन्न भूमिकाएं जो हैं देख लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न जन सुविधाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन और विद्यालय आदि उपलब्ध कराना, ये सब सरकार की भूमिका है, यानी उसका कार्य है। सरकार बजट पेश करती है। सरकार बजट में वर्ष के आय, व्यय और आने वाले वर्ष की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी ये सब देखती है। सरकार कानून बनाती है तथा इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि कानूनों को कैसे लागू किया जाए। सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन न हो। आपके इलाके में पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, आप लिख सकते हैं हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में आप चर्चा करके जो है उपाय सुझाइए। तो देखिए पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत, सबसे पहले तो हवा में तो देखें तो फैक्ट्रियों और यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं। पानी में देखें तो गंदे नालों का पानी, सीवर का पानी, कारखानों का गंदा पानी। मिट्टी में देखें तो फैक्ट्रियों का दूषित जल कचरा, घरों का गंदा पानी और कूड़ा कचरा आदि। और उनके रोकने के लिए जो कदम है, तो सरकार ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। गंदे पानी को साफ करने के लिए जल शोधक यंत्र स्थापित किए गए हैं। उद्योग और फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित किया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है।
प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, लोगों को प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक किया जाए, निजी वाहनों को सीएनजी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए, कूड़ा करकट और अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? तो देखिए, पहले पर्यावरण के प्रति सोच क्या थी? पर्यावरण को मुफ्त की चीज़ माना जाता था। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी। पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इनकी जो व्यवस्था है लागू करने की वो तो काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन अभी जो है क्या बदलाव आए हैं? तो देखिएगा, पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है और अब लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे हैं। न्यायालय ने अपने फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। सरकार ने भी सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2006 में बनाए गए इस कानून से क्या संबंध है, जिसको पृष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था? तो देखिएगा, 2006 में बनाए गए कानून के संबंध में इनका जो कार्टून है वो अपने कार्टून के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूरी अभी भी जारी है। इस सामाजिक कुरीति में गरीब वर्ग अमीर वर्ग द्वारा शोषित होता है और 2006 में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों, रेस्तरां आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये जो है इस तरह से बच्चों पर इस तरह बोझ डालना कितनी बुरी बात है। देखो, मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। तो देखिएगा, कार्टून देखिएगा किस तरीके का है कि अपने बच्चे का बोझा कम करने के लिए उसी उम्र के एक लड़के को नौकरी पर रखा गया है। तो चलिएगा, इसी के साथ आपका जो अध्याय है वो पूरा होता है और इसी के साथ आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो भी पूरी होती है। तो चलिए, थैंक यू।